स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में मैक्सवेल सर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके NDA 2025 के जो पेपर था उसके बायोलॉजी के सेक्शन की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आए हुए आपके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे और उनके पीछे की एक्सप्लेनेशंस को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज ऑथर्ड बाय, यानी कि जो हमारी बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके ऑथर कौन थे, वो बुक किसने लिखी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन, फिर आपका कार्लोस, फिर है बारबरा एंड है आपका कॉपरनिकन्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारे पास चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने ये जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने ये बुक आपकी 1859 में लिखी थी। ठीक है, और इस वाली बुक के थ्रू उन्होंने अपना जो थ्योरी था कि इवोल्यूशन जो होता है वो नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे होता है, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, जो आपके कार्लोस हैं ये आपके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, ना कि इवोल्यूशन के। जो बारबरा हैं इन्होंने आपका जो जंपिंग जीन्स होते हैं, ठीक है, वो इन्होंने डिस्कवर करे थे। देन जो कॉपरनिकन्स थे आपके, जो कॉपरनिकन्स थे इन्होंने आपकी एस्ट्रोनॉमी की जो थ्योरी थी वो प्रपोज करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO इज़ लोकेटेड एट, मतलब कि जो दुनिया जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की, उसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विट्ज़रलैंड। जो आपका जिनीवा है, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है और वहाँ पे ही इसके हेड क्वार्टर हैं आपके। ठीक है, जिनीवा जो है वो वहाँ पे काफ़ी सारी आपकी UN की एजेंसीज़ हैं, UN यानी यूनाइटेड नेशन की आपकी एजेंसीज़ हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जिनीवा एक न्यूट्रलिटी है। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी की वजह से जिनीवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके UN के जो आपके बेसिस हैं उनका हेड क्वार्टर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द ऑप्टिमम पीएच एट विच एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वर्क्स आर। ठीक है, तो अब हमारे पास दो एंजाइम्स हैं, एक है हमारा पेप्सिन और एक है हमारा ट्रिप्सिन। ठीक है, तो अब हमारे को ये पूछा गया है कि ये आपके कौन से पीएच पे काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा pH 2 एंड 7.9 रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पेप्सिन है आपका, या आपका जो आपका pH 2 होता है, यानी कि आपका हाईली एसिडिक pH जो होता है ये उस पर वर्क करता है। एंड जो ट्रिप्सिन होता है आपका, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए ये जो होता है आपका हाईली एल्कलाइन सोल्यूशन में होता है। ठीक है, इसलिए जो आपका पेप्सिन है ये स्टमक में प्रेजेंट है, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है आपका, स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक में आपका क्या होता है, स्टमक में आपका HCl प्रेजेंट होता है। आपके डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में वहाँ पे HCl एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट है, यानी कि जो पेप्सिन है ये आपका हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, देन जो आपका ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो होता है ये आपकी इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। एंड इंटेस्टाइन आपकी क्या करती है कि वो आपका एल्कलाइन जो होता है उसका पीएच एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ट्रिप्सिन है ये 7.9 के पीएच पे काम करता है। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि भाई एसिड में आपका पेप्सिन काम कर रहा है इसलिए हाईली एसिडिक पीएच होगा, और ट्रिप्सिन जो है आपका वो इंटेस्टाइन में काम कर रहा है तो इसलिए हाईली एल्कलाइन होगा 7.9। ठीक है, चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द अमाउंट ऑफ एयर ब्रेथ इन एंड आउट ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन लंग्स इज रेफर्ड टू एज, मतलब कि जो हमारी ब्रीदिंग इन एंड आउट होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे, जो आप सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, तो ह्यूमन लंग्स में उसको क्या बोला जाता है, क्या क्या नाम होता है उसका। ठीक है,
तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। जो टाइडल वॉल्यूम होती है आपकी, वो एयर एक्सचेंज इन नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है वो होती है, ठीक है। जो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है कि आप एक बार में कितनी एयर को इनहेल कर सकते हो आफ्टर अ डीप ब्रेथ, ठीक है। जब आप एक डीप ब्रेथ ले रहे हो, ठीक है, जब आप एक डीप ब्रेथ ले रहे हो तो उस टाइम पे आप कितनी एयर को इनहेल कर सकते हो, ठीक है। कितनी एयर को आप इनहेल कर पा रहे हो, वो होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। देन आपकी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम जो होती है वो होती है कि एक्स्ट्रा एयर जो आप फोर्सेबली इनहेल कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, वाइटल कैपेसिटी आपकी इनहेल नहीं एक्सहेल होती है, ठीक है। कि मतलब एक आपने जब बहुत लंबी सांस ली है उसके बाद आप बाहर कितनी हवा फेंक पा रहे हो, ये एक्सहेल होती है, ठीक है। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम जो होती है वो ये होती है कि इनहेल आप फोर्सिबली कितनी सांस कर पा रहे हो, ठीक है। एंड टोटल लंग कैपेसिटी होती है आपकी कि मैक्सिमम आपके मैक्सिमम कितनी आपके जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी है, ठीक है। कि लंग्स जो हैं वो कितनी आपकी एयर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन हमारे को यहाँ बोल रहा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स इन ह्यूमन इज़ नॉट करेक्ट। यानी कि आर्टरीज और वेन के बारे में जो ये स्टेटमेंट है इसमें से कौन सी आपकी जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमारे को, सबसे पहले हमें सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट वाइल वेन्स ब्रिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड दूर ले जाती हैं हार्ट से, और जो वेन्स होती हैं वो हार्ट पे ब्लड लेके आती हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हमारी सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है वो कौन सी होती है, एओर्टा, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरी हमारी कौन सी होती है, एओर्टा होती है। और एओर्टा का क्या काम होता है कि वो हमारे हार्ट से ओरिजिनेट होती है, और हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ की सबकी जो आर्टरीज हैं आपकी फर्दर वो उससे ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि यानी कि ये क्या होगा, आर्टरी जो है वो अवे फ्रॉम ब्लड चले गई, सॉरी अवे फ्रॉम हार्ट चली गई, ठीक है। सेकंड क्या है आपका कि वेन्स के बारे में बात हो रही है। अब हमें ये पता है कि हमारी दो तरह की वेन्स होती है, एक होती है हमारी सुपीरियर वेना केवा, एंड एक होती है हमारी सिमिलर वे में इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब ये दोनों क्या करती हैं, सुपीरियर वेना केवा जो होती है ये हार्ट में ब्लड लेके आती है फ्रॉम अपर बॉडी, एंड जो इन्फीरियर वेना केवा है ये फ्रॉम लोअर बॉडी ऑर्गन्स आपके हार्ट में ब्लड लेके आती है, ठीक है। यानी कि वेन्स आपके क्या कर रही हैं, ये टुवर्ड्स द हार्ट आपके ब्लड को कैरी कर रही है। यानी कि ये वाला तो आपका सही हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास में, पल्मोनरी आर्टरीज always carry oxygenated blood while pulmonary veins always carry deoxygenated blood, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारी वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड पल्मोनरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन हमारे को एक चीज़ पता है कि आर्टरीज जो हैं वो ज़रूर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, एंड वेन्स जो हैं वो ज़रूर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। लेकिन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती है ये एक एक्सेप्शन होती है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन होती है, और ये जो होती हैं ऑल्टरनेट, मतलब ये उल्टा कैरी करती हैं, ठीक है। तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको लंग्स में लेकर जाती है, ठीक है। एंड देन इसके बाद में जो पल्मोनरी वेन होती है आपकी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेके आती है, इसलिए ये जो है आपका आंसर गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका जो है हमारे पास स्टेटमेंट ये भी पढ़ते हैं। ये बता रहा है कि आर्टरीज हैव थिकर एंड मोर इलास्टिक वॉल कंपेयर टू वेन्स इन जर्नल, ठीक है।
और ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। ये ट्रू क्यों है? आर्टरीज की जो वॉल होती हैं वो थिक इसलिए होती हैं क्योंकि उनके पास जो हार्ट का प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो आपका आर्टरीज में ज़्यादा होता है एंड वेन्स में कम होता है। ठीक है। देन आर्टरीज जो होती हैं आपकी, उनमें वेल्व्स नहीं होते, लेकिन वेन्स में आपके वेल्व्स होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेन में जो होता है आपके वेल्व्स इसलिए होते हैं, इस टाइप के वेल्व्स होते हैं क्योंकि वहाँ से वो बैक फ्लो आ सकता है आपके ब्लड का। ठीक है। आर्टरीज से आपका बैक फ्लो नहीं आता, वेन से आपका बैक फ्लो आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट आर कंट्रोल्ड बाय हिंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग के हिंड ब्रेन से आपके फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, वो आप बताओ कौन से हैं। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि आपके ब्लड प्रेशर हो गया, सेलिवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है। अब हाइंड ब्रेन आपका कौन सा होता है? हाइंड ब्रेन होता है आपका जिसमें आपका आता है मेड्यूला। ठीक है। आपका पॉन्स आता है एंड आपका सेरिबेलम। ठीक है। ये जो होता है आपका, ये आपका हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है। जो आपका मेड्यूला, पॉन्स एंड आपका जो सेरिबेलम होता है, ये आपका हाइंड ब्रेन कंसिस्ट करता है। ठीक है। अब ये जो होते हैं, ये आपके जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे कि आपका हार्ट रेट हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है। ये इनको वो करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ठीक है, सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ये सब आपका जितना भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो सारा का सारा यहीं से आपका जो है वो होता है, कवर होता है। ठीक है। उसे कंट्रोल होता है। ठीक है। जो आपका फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन जो है वो आपका सेंसरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। मतलब जितने भी आपको दिख रहा है, आपको टच एंड फील हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, तो जितना भी सेंसरी है वो सारा का सारा आपका फोर ब्रेन से आपका लिंक्ड होता है। आपका जो फोर ब्रेन है वो उसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। देन इसके बाद में जो आपके वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं यानी कि जो आपकी वॉलेंट्री मसल का मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि आप जिम में जाकर डंबल्स उठा रहे हैं। ठीक है। तो जब आप जिम में जाके डंबल्स उठा रहे हैं तो आपके जो मसल का मूवमेंट हो रहा है वो आपका वॉलेंट्री मूवमेंट है। ठीक है। मतलब आप अपनी सोच समझ से, अपने जान के उसे कर रहे हैं। तो ये जो आपका कवर कवर होता है, ये भी आपका सेरिब्रम से कवर होता है। ठीक है। सेरिब्रम इसे कंट्रोल करता है। सेरिबेलम तो आपका क्योंकि इन्वॉलेंट्री में इन्वॉल्व है। ठीक है। एंड देन जो आपकी हंगर प्रैंक्स होते हैं, मतलब आपको एकदम से जो भूख लगती है, तो जो आपकी हंगर होती है ये आपकी कहाँ से कवर्ड होती है? ये आपकी हाइपोथैलेमस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। ठीक। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, ठीक है, वो हमारी डाइट का वाइटल पार्ट है और वो किसकी सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है? कि मतलब कि जो आयोडाइज्ड हम जो सॉल्ट ले रहे हैं, आयोडाइज सॉल्ट, तो वो किसकी सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है? और आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है? आयोडाइज सॉल्ट जो होता है ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें आपका आयोडीन प्रेजेंट हो, वो आपका आयोडाइज सॉल्ट होता है। ठीक है। टाटा नमक का आप लोगों ने ऐड देखा होगा कि जो टाटा नमक होता है वो बोलते हैं कि इसमें आयोडीन रिच है, टाटा नमक देश का नमक टाइप्स। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास में थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन हमारा हार्मोन होता है उसको आपका सिंथेसाइज करने में आपका आयोडीन हेल्प करता है, इसलिए आयोडाइज सॉल्ट जो है वो इनडायरेक्टली उसमें आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है उसको चाहिए होता है कि थायरॉक्सिन बनाने के लिए। ठीक है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होता है आपका, ये आपके जो फूड पाइप इन पाइप होती है उसको सराउंड करता है, ये ऐसे बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है। तो जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये जो आपका थायरॉक्सिन को बनाता है, तो उस समय इसको आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है जो इसे आयोडाइज सॉल्ट से आराम से मिल जाती है। ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको गोइटर हो सकता है और मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। बाकी आपका एस्ट्रोजन, इंसुलिन और एड्रेनलिन के बनने में आपके आयोडीन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स की, वो कौन से हार्मोन से जिस हार्मोन से कंट्रोल होती है, ठीक है, और वो कौन से सिक्रीट हो रहे हैं, कौन से आपके उससे सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली क्या होता है, आपका एक मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनका सिक्रीट होना, उनका कंट्रोल जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है आपका, ये एक मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। अब ओवरीज जो है आपका, अब क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, ये एक तो आपका एफएसएच जो है इसको सिक्रीट करता है सबसे पहले, ठीक है, और ये आपका एलएच को सिक्रीट करता है, ठीक है। एफएसएच होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच होता है आपका लूथियल हार्मोन, ठीक है। और ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ओवरी से आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करवाने के लिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है ये आपके फीमेल हॉर्मोन्स भी होते हैं, क्योंकि ये मेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। मेल्स में आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, जो फीमेल्स हैं आपकी उनमें आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल्स की उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मिलकर ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि आपकी फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स टाइप सिक्रीट लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, कि मतलब जब आपकी इनमें से कौन सा हमारा ऐसा ब्लड सेल है जो कि लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ को, जब हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स देना होता है तो उस समय उसको सिक्रीट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इसका आंसर है हमारा लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स आपके क्या करते हैं कि जो आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स में भी आपके जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये आपके एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ही जिम्मेवार होते हैं, ठीक है, ये आपके एंटीबॉडीज़ को ही प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। इस वजह से ये वाला जो ब्लड सेल है आपका लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स टू बी स्पेसिफिक, ये आपके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जब आपको इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। जो आपका न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका मेन काम होता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इओसिनोफिल्स जो होते हैं ये आपके एलर्जीज एंड पैरासाइट्स के लिए काम करते हैं। एंड जो आपके मोनोसाइट्स होते हैं ये आपके मैक्रोफेजेस होते हैं, यानी कि ये ऐसे अपने अंदर में आपके वायरस या बैक्टीरिया को लेके उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, ये आपके माइक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। ये सब आपके वाइट ब्लड सेल के ही टाइप हैं, लेकिन इसमें से जो आपके बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, यानी कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनका अपना खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स भी उनमें प्रेजेंट है। तो डीएनए एक्चुअली में जो हमारा सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो डीएनए होता है वो आपका एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए होता है इसमें ह्यूमंस के लिए जीन्स होते हैं, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए जीन्स होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि आपके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है लेकिन कोई हमारी सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी भी होती हैं जिनमें खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उनका हमसे नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इनके पास में अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। इनके अलावा जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको अपने डीएनए या राइबोसोम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्या होता है कि ये जो आपकी ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज होती हैं, इन्हें आपका क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज ये आपकी होती हैं, ठीक है। ये आपकी जो होती है ये ना सपोर्ट करती हैं आपकी जो सेल डिवीज़न हो रहा है, सेल में आपके एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, सेल की जो ग्रोथ हो रही है ये उसको आपका सपोर्ट करती हैं, ठीक है।
अब इसके बाद में जो आपके जो बाकी हैं, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ है, आपका साइटोस्केलेटन है, सेल वॉल है और न्यूक्लियोलस है आपका, इनके अंदर में अपने वो नहीं होते, अपने डीएनए नहीं होते। जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर में आपके ह्यूमन के लिए जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है, पर उसके खुद के लिए नहीं होता वो। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास के लिए गाइस बस इतना ही। हम फिर से आएंगे आपके साथ और आपके PYQs लेकर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा आगे। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट लगा हो या आपको लगे कि आपको कोई टॉपिक जो है वो और ज़्यादा डिटेल में चाहिए, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आपकी बायो की क्लास भी फिज़िक्स के साथ साथ अब रेगुलरली आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।